हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लेसन कक्षा 12 का, जिसका नाम था मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। ये लेसन लिखा था स्टूडेंट्स, दो राइटर्स हैं इसके, जितकला शाह एंड बामा। तो ये दो पार्ट्स में लेसन है, जिसका फर्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट, जो कि लिखा है बामा ने, और उस पार्ट का नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग, हम भी इंसान है। तो इस लेसन के अंदर बेसिकली बात ये थी कि जो जितकला शाह और बामा है, वो अपने बचपन का जो एक्सपीरियंस है वो बताती है, और ये बताती है कि किस तरीके से हमारे साथ बचपन के अंदर भेदभाव किया जाता था, धर्म को लेकर, जाति को लेकर के, या फिर गरीबी को लेकर के। तो यहाँ पे अपने बढ़ाता लेसन के बारे में देखें, ये दोनों औरतें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, हाशिए पर चले गए समाज से बिलोंग करती थी, और इनके साथ किस तरीके से बचपन में समाज के द्वारा भेदभाव किया जाता था, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बामा का लिखा हुआ जो सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, और पहले बामा के बारे में पढ़ते हैं कि इनका जीवन कैसा था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिया गया है बामा के बारे में, पढ़ लेते हैं पहले। बामा इज़ द पेन नेम ऑफ ए तमिल दलित वुमन। बामा जो है वो पेन नेम है, पेन नेम मतलब निक नेम बोल सकते हो आप। तमिल दलित वुमेन का एक पेन नेम है, फ्रॉम ए रोमन कैथोलिक फैमिली, एक रोमन कैथोलिक परिवार से ये आते हैं। सी हैज़ पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स, इन्होंने 3 मुख्य किताबें हैं वो पब्लिश करी थी, और इन तीनों किताबों के नाम आपको आगे दिए गए हैं। सबसे पहली किताब जो थी वो थी एन ऑटोबायोग्राफी, यानी इन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी, जिसका नाम था कारुकू। ठीक है, ये लिखी थी इन्होंने 1992 यानी 1992 के अंदर। ऑटोबायोग्राफी है, और ये जो आपका लेसन हम पढ़ेंगे इसमें वो इसी के अंदर से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी जो इनकी है कारुकू 1992 में लिखी थी, इसी में से लिया गया है। और दूसरी जो इनकी जो बुक थी वो थी ए नोवेल, एक उपन्यास, जिसका नाम था संगति। ये लिखा था इन्होंने 1994 यानी 1994 के अंदर। संगति नामक उपन्यास इन्होंने लिखा था बामा ने। और तीसरी जो किताब इन्होंने लिखी थी वो थी ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, किसिम्बू कुरम, 1996 के अंदर ये इन्होंने लिखी थी। किताब का नाम आपको यहाँ पे दिया गया है किसिम्बू कुरन, ये लिखा था इन्होंने। ये छोटी छोटी कहानियों का एक कलेक्शन था, समूह था। तो ये बुक्स इन्होंने लिखी थी। आगे आपको बताया है द फॉलोइंग एक्सेप्ट हैज़ बीन टेकन, एक्सेप्ट कहते हैं अंश या भाग को। तो ये जो निम्नलिखित अंश है जो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, इसको लिया गया है फ्रॉम कारुकू, कारुकू से लिया गया है। कारुकू मीन्स पल्मायरा लीव्स, कारुकू का अर्थ दिया गया है आपको। कारुकू का अर्थ क्या होता है? पल्मायरा लीव्स। पल्मायरा कहते हैं खजूर को, यानी खजूर की पत्तियां, कारुकू का अर्थ होता है। विच विद देयर सेरेटेड एजेस, अब इन पत्तियों की खासियत बताइए कि कैसी होती है ये पत्तियां। देखिए, सेरेटेड एजेस, सेरेटेड एजेस कहते हैं मतलब जिसके दोनों तरफ नुकीले किनारे होते हैं, उसको बोलते हैं ऑन बोथ साइड्स। आगे दिया देखिए, दोनों तरफ उसके जो किनारे हैं वो सेरेटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। आर लाइक डबल एज्ड स्वॉर्ड्स, तो ये किस तरीके से दिखाई देते हैं? डबल एज्ड स्वॉर्ड्स, यानी दुधारी तलवार की तरह, यानी ऐसी तलवार जिसके दोनों तरफ धार हो, इस तरह की पत्तियां इसकी होती है जो खजूर का पेड़ होता है। कारुकू का अर्थ भी यही होता है। तो उसके दोनों तरफ किनारे हैं वो नुकीले होते हैं, इनकी पत्तियों को सेरेटेड एजेस होते हैं। बाई फेलिसिटस पन, अब फेलिसिटस पन का अर्थ क्या होता है? हास्यास्पद श्लेष, पन कहते हैं श्लेष या अलंकार को। आपके हिंदी के अंदर भी ये आता है, ग्रामर का टॉपिक है, और इसको लिटरेरी टर्म के अंदर शामिल किया जाता है। तो पन का अर्थ होता है बेसिकली कि दो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, एक जैसा ही होता है, लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, तो उसको पन कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हो टोल्ड, TOLD, टोल्ड। टोल्ड सेकंड फॉर्म होती है टेल की, जिसका अर्थ होता है बताया, TOLD टोल्ड। और दूसरा है TOLLED टोल्ड। ये टोल्ड की स्पेलिंग अलग है लेकिन उच्चारण सेम है, और इसका अर्थ होता है किसी बड़े से घंटे को रस्सी के द्वारा खींच करके बजाना। ठीक है। और फेलिसिटस का अर्थ होता है हास्यास्पद या विनोदपूर्ण, जिसके अंदर थोड़ी मजाकिया बात हो, यानी जो आनंदप्रद हो, जिसको मतलब थोड़ा लक्की भी बोल सकते हो, खुशी वाला। तो एक आनंदप्रद जो श्लेष है उसके माध्यम से आपको ये स्पष्ट किया गया है। इसका जो टाइटल है वो द तमिल वर्ड कारुकू जो है, कंटेनिंग द वर्ड कारू, इसके अंदर 2 शब्द हैं। पहला शब्द है कारू, जिसका अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए
एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का अर्थ होता है मतलब अविकसित या भ्रूण को बोल सकते हैं, और सीड, सीड कहते हैं बीज को। तो कारू जो शब्द आता है इसमें उसका अर्थ होता है एम्ब्रियो और सीड। ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस एंड न्यूज, इसका एक और मीनिंग भी होता है जिसका अर्थ होता है फ्रेशनेस यानी ताजगी, न्यूनेस यानी नयापन। तो इसके दो अर्थ हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा फेलिसिटस पन, एक हास्यास्पद या विनोदपूर्ण पन के माध्यम से आपको ये जो आपका जो लेसन है इसके अंदर जो मुद्दा उठाया गया है उसको बताया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या उन्होंने बताया है, किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको टाइटल दे रखा है यहाँ पे, पार्ट सेकंड का आप पढ़ सकते हैं। लिखा है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं। बामा ने लिखा है When I was studying in the third class, तो बामा बताती है When I was studying in the third class, जब मैं थर्ड क्लास में स्टडी करती थी, I hadn't yet heard, मैंने कभी नहीं सुना था पीपल स्पीक ओपनली, लोगों को खुलकर बात करते हुए, ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी कहते हैं छुआछूत को, यानी किसी को जो नीची जाति का होता है उसको स्पर्श करने से बचना, उसके साथ भेदभाव करना, तो अनटचेबिलिटी छुआछूत को बोलते हैं, अस्पृश्यता को बोलते हैं। तो ये कह रही है थर्ड क्लास में जब मैं पढ़ती थी, आई हैडंट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी, मैंने कभी लोगों को छुआछूत के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन मैं पहले से ही देख चुकी थी, फेल्ट महसूस कर चुकी थी, एक्सपीरियंस्ड अनुभव कर चुकी थी, एंड बीन ह्यूमिलिएटेड और मैं अपमानित हो चुकी थी। ह्यूमिलिएटेड का अर्थ होता है अपमानित होना, ह्यूमिलिएट मतलब अपमानित होना। बाय व्हाट इट इज, जो भी ये है, यानी अनटचेबिलिटी जो भी है इसको मैं देख चुकी थी, महसूस कर चुकी थी, अनुभव कर चुकी थी, और इसके द्वारा मैं अपमानित भी हो चुकी थी। तो बता रही है किस तरीके से ये था। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, तो ये बता रही है कि एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी, एन ओल्ड बैग, और एक पुराना थैला, हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, मेरे कंधे से लटक रहा था, कंधे पर थैला ले रखा था स्कूल का, और ये घर जा रही थी। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल, एक्चुअली का अर्थ होता है स्टूडेंट्स वास्तव में, एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस थी स्कूल और घर के बीच में, इसको पार करना वास्तव में संभव था इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर मैं इस डिस्टेंस को पार कर सकती थी, ज़्यादा दूरी नहीं थी, 10 मिनट की ही दूरी थी। बट लेकिन यूजुअली प्राय इट वुड टेक मी 30 मिनट्स, मुझे 30 मिनट लग जाते थे, एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम, एट द वेरी लीस्ट का अर्थ होता है कम से कम, घर पहुंचने में मुझे 30 मिनट है वो लग जाते थे। दूरी तो थी 10 मिनट की, लेकिन ये कह रही है कि कम से कम मुझे घर पहुंचने के अंदर 30 मिनट का टाइम है वो लग जाता था। अब 30 मिनट का टाइम क्यों लगता था उसका की कारण आगे बताया इन्होंने, देखिए। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर, मुझे आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का भी समय लग जाता था, टू डोडल अलोंग। अब डोडल अलोंग का अर्थ क्या होता है, मतलब ऐसे ही बहुत ही सुस्त चाल चलना, बहुत ही आराम से चलना, लापरवाही से चलना उसको कहते हैं, मतलब जिसको को कोई काम नहीं होता, गली के अंदर ऐसे ही सुस्ताता हुआ कोई चल रहा है, डोडल अलोंग उसको बोलते हैं। तो ये कह रही है कि मुझे आधे घंटे से 1 घंटे तक का भी टाइम लग जाता था, टू डोडल अलोंग वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स, सारे जो फन एंड गेम्स होते थे। फन एंड गेम्स का अर्थ होता है स्टूडेंट्स अम्यूजिंग एंड इंजॉयबल एक्टिविटीज जो होती है, यानी बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली, आनंद देने वाली जो एक्टिविटीज होती है उसको फन एंड गेम्स बोलते हैं। तो ये कह रही है कि मैं जो फन एंड गेम्स हैं जो रास्ते में चल रहे होते थे, जो एक्टिविटीज चल रही होती थी उनको देखती थी। देट वर गोइंग ऑन, गो ऑन का अर्थ होता है जारी रहना या चलना, तो जो चलती रहती थी उन एक्टिविटीज़ को मैं रास्ते के अंदर देखती रहती थी। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज एंड ओडिटीज, और क्या होता था रास्ते में, देख एंटरटेनिंग मतलब मनोरंजक, नॉवेल्टीज कहते हैं नवीन वस्तुओं को, जो नवीन वस्तुएं होती है, छोटी छोटी वस्तुएं जो सस्ती होती है, जैसे मेले के अंदर प्राय रखी होती है। एंड ओडिटीज, ओडिटीज कहते हैं अजीब प्रकार की जो वस्तुएं होती है उनको बोलते हैं। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, इन द शॉप्स, दुकानों पर, एंड द बाजार, और बाजार के अंदर। तो नॉवेल्टीज और ओडिटीज यानी नवीन वस्तुएं, छोटी छोटी और जो अजीब प्रकार की वस्तुएं हैं उनको मैं देखती रहती थी, वो मनोरंजक होती थी, काफ़ी एंटरटेनिंग होती थी। और फन एंड गेम्स जो कि रास्ते में चल रहा होता था उसको मैं देखती रहती थी। तो 10 मिनट की दूरी को पार करने में मुझे आधे से 1 घंटे का टाइम है वो लग जाता था। अब कौन कौन सी चीज़ें रास्ते में होती थी आपको बताया है यहाँ पे, देखिए इतना टाइम क्यों लग जाता था, कहाँ इसका टाइम है वो रास्ते में खर्च होता था। तो बताया है द परफॉर्मिंग मंकी। तो सबसे पहले परफॉर्म का अर्थ होता है प्रदर्शन करना, खेल दिखाना, करतब दिखाना। तो सबसे पहले तो जो खेल दिखाते हुए बंदर होते थे
वो द स्नेक एक सांप, विच द स्नेक चार्मर कैप्ट जिसको स्नेक चार्मर यानी सपेरा कैप्ट इन इट्स बॉक्स अपने बॉक्स के अंदर रखता था। तो जो स्नेक चार्मर होता था वो सांप को अपने बॉक्स के अंदर रखता था। एंड डिस्प्लेड, डिस्प्ले का अर्थ होता है दिखाना, डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर इसको दिखाता रहता था। लोग इकट्ठे थे वहाँ पर तो उनको समय समय पर वो दिखाता रहता था सांप को। और परफॉर्मिंग मंकी यानी बंदर है वो भी खेल दिखाते रहते थे। और क्या होता था, द साइकिलिस्ट साइकिल वाला यानी जो साइकिल चला रहा था, हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक। अब यहाँ पे गॉट ऑफ थर्ड फॉर्म दी हुई है गेट ऑफ की। गेट ऑफ का अर्थ होता है नीचे उतरना। तो जो साइकिलिस्ट था जो साइकिल चला रहा था, हु हैड नॉट गॉट ऑफ वो नीचे नहीं उतरा था हिज बाइक अपनी बाइक से अपनी साइकिल से फॉर 3 days 3 दिन से लगातार वो साइकिल चला रहा था। एंड हु केप्ट पेडलिंग और वो पेडल मार रहा था। पेडलिंग करते थे साइकिल के पेडल मारना। एज हार्ड एज ही कुड जितने मतलब कठिनाई से वो पेडल मार सकता था वो मार रहा था। फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे। अब ब्रेक ऑफ डे का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, ब्रेक ऑफ डे कहते हैं भोर को। तो वो सुबह से ही साइकिल को चलाना शुरू कर देता था और उसके पेडल चलाता रहता था और 3 दिन उसको हो गए थे साइकिल चलाते हुए लगातार। उसके बाद में आपको बताया है द रूपी नोट, उसके जो नोट थे रुपयों के नोट, देट वर पिन्ड जो उसको पिन किए गए थे यानी आलपिन से लगाए गए थे, ऑन टू हिज शर्ट उसकी शर्ट पर, जो शर्ट पहन रखी थी उस शर्ट के ऊपर आगे कुछ नोट्स हैं उनको पिन किया गया था आलपिन से। टू स्पर हिम ऑन, और क्यों लगाए गए थे ये नोट, टू स्पर हिम ऑन। स्पर का अर्थ होता है स्टूडेंट प्रेरित करना, प्रेरणा देना या हौसला बढ़ाना। तो ये नोट इसलिए लगाए गए थे जिनको देख करके उसका हौसला बढ़ता था, वो प्रेरित होता था और साइकिल चलाता रहता था। और क्या था रास्ते में, देखिए साइकिल वाला भी आ गया। इसके बाद में और देखिए द स्पाइनिंग व्हील्स, स्पाइनिंग व्हील्स यानी चरखे, चरखे को जो सूत काटने वाला होता है ना वो भी रास्ते में थे, उनको भी ये देखती थी। द मरियाता टेम्पल, ये टेम्पल का नाम दिया हुआ है, मरियाता टेम्पल है वो भी रास्ते में था। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, और ह्यूज बेल कहते हैं एक विशाल घंटी, बहुत बड़ी घंटी हैंगिंग देयर वहाँ लटक रही होती थी। तो मंदिर के आगे एक बहुत बड़ी घंटी है वो भी वहाँ पे लटक रही थी। द पोंगल ऑफरिंग्स, पोंगल कोई त्यौहार या कोई पूजा वगैरह होती है इनके, ऑफरिंग्स कहते हैं प्रसाद को, तो पोंगल ऑफरिंग्स यानी पोंगल प्रसाद। बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, बीइंग कुक्ड पकाया जा रहा था, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के सामने पोंगल ऑफरिंग्स यानी पोंगल प्रसाद है उसको पकाया जा रहा था। द ड्राइड फिश स्टॉल, और रास्ते में क्या था, ड्राइड फिश स्टॉल सूखी हुई मछली की स्टॉल यानी दुकान। बाय द स्टेचू ऑफ गांधी, गांधी जी की स्टेचू कहते हैं मूर्ति को, गांधी जी की मूर्ति के पास में जो सूखी हुई मछली की दुकान है वो भी वहाँ पर थी, वो बेच रहे थे वहाँ पर। द स्वीट स्टॉल, और जो मिठाई की दुकान थी वो भी थी रास्ते में। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक, और कौन सी दुकान थी, स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, फ्राइड स्नैक्स कहते हैं तले हुए नमकीन को, तो तले हुए नमकीन पदार्थ हैं वो बेचने वाले जैसे पकोड़े वगैरह इस टाइप के, वो भी दुकानें थी। एंड ऑल द अदर शॉप्स, और बाकी की सारी दुकानें नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग, और जो स्ट्रीट लाइट थी गली की लाइट, ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग, डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है प्रदर्शन करना, वो हमेशा प्रदर्शन करती रहती थी यानी लाइट है वो हमेशा दिखाती रहती थी। हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, कि ये किस तरीके से नीली से बैंगनी हो सकती है, ब्लू टू वायलेट, वायलेट कहते हैं बैंगनी रंग को। तो स्ट्रीट लाइट है वो कभी नीली होती कभी बैंगनी होती, तो इसका वो डिमॉन्स्ट्रेटिंग करती रहती थी, प्रदर्शन करती रहती थी। और क्या था रास्ते के अंदर, देखिए द नारी कुरुवन हंटर जिप्सी, ये एक जाति का नाम है जो कि घुमक्कड़ जाति होती है जिनका कोई घर ठिकाना नहीं होता है और जो खेल दिखा करके लोगों का अपना जीवन यापन करते हैं। तो नारी कुरुवन हंटर जिप्सी विद इज वाइल्ड लीमर इन केजेस, लीमर कहते हैं एक प्रकार का बंदर का यही प्रकार होता है जिसको आप लंगूर बोल सकते हो, इन केजेस पिंजरों के अंदर लंगूर लेकर के जो नारी कुरुवन हंटर जिप्सी है वो भी खेल दिखाते रहते थे। सेलिंग नीडल्स, और ये क्या बेचते थे, सुइयाँ बेचते थे, सेलिंग नीडल्स, नीडल्स बेचते थे, सुइयाँ बेचते थे। क्ले बीड्स, और मिट्टी के मनके हैं वो बेचते थे। एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र उपकरण, ऐसे उपकरण बेचते थे फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, कान साफ करने के, कान साफ करने के उपकरण है वो ये बेचते थे। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, अब आपको बता रही है मामा आई कुड गो ऑन एंड ऑन,
ऑन, मैं और ज़्यादा जारी रख सकती हूँ, यानी बहुत सारी बातें मैं बता सकती हूँ जो कि रास्ते में चल रही होती थी। इन बातों के अलावा भी बहुत कुछ होता रहता था। ईच थिंग वुड पुल मी, हर चीज़ मुझे खींचती थी, मुझे आकर्षित करती थी। टू स्टैंड स्टिल, और मुझे स्थिर कर देती थी। स्टैंड स्टिल यानी जड़वत कर देती थी, मुझे आगे नहीं बढ़ने देती थी। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, आगे दिया देखिए, नॉट अलाउ मी, मुझे अलाउ नहीं करती थी टू गो एनी फर्दर, और आगे जाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी उनके बारे में कहा जा रहा है। ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल, हर चीज़ मुझे अपनी तरफ खींचती थी, आकर्षित करती थी और मुझे स्टैंड स्टिल कर देती थी, यानी स्थिर कर देती थी, और मैं इनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो ये सारी चीज़ें रास्ते के अंदर चलती रहती थी, जिनको देखते देखते इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। रास्ते के अंदर 10 मिनट की दूरी पार करने में इसको 1 घंटे का टाइम भी लग जाता था। आगे क्या है देखिए, एट टाइम्स, तो कभी कभी क्या होता, पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार की, अलग अलग, तो विभिन्न प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, राजनीतिक दल, उनसे लोग जो हैं वुड अराइव, वो भी आते थे वहाँ पर। पुट अप ए स्टेज, एक स्टेज लगाते थे। एंड हैरंग अस थ्रू देयर माइक्स, हैरंग का अर्थ होता है जोशीला भाषण, यानी प्रेरणास्पद, बहुत ज़्यादा उत्तेजित भाषण होता है ना, उसको बोलते हैं। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग होते थे वो स्टेज लगा करके क्या करते थे, हैरंग अस, हमें जोशीला भाषण देते थे, थ्रू देयर माइक्स, माइक्स के माध्यम से। देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले, उसके बाद में एक नुक्कड़ नाटक होता था, स्ट्रीट प्ले होता था, और ए पपेट शो, या फिर कठपुतली का प्रदर्शन है, कठपुतली का शो है, वो होता था पपेट शो। और ए नो मैजिक नो मिरेकल, तो फिर शो होता था कोई जादू नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, स्टंट परफॉर्मेंस, तो इसके अंदर स्टंट परफॉर्मेंस होती थी, यानी बहादुरी वाला प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता था। तो ये कुछ खेल बताए हैं, स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक भी होता था, पपेट शो, कठपुतली का शो भी होता था, नो मैजिक नो मिरेकल, कोई जादू नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, और स्टंट परफॉर्मेंस इसमें होती थी। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये जो सारी चीज़ें हैं समय समय पर चलती रहती थी। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली, लेकिन ये आगे बता रही है, सर्टेनली का अर्थ होता है निश्चित रूप से, देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर, कोई ना कोई एंटरटेनमेंट चलता रहता था। गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का अर्थ होता है कैरी ऑन, यानी कंटिन्यू, जारी रखना। तो कोई ना कोई एंटरटेनमेंट का काम है वो चलता रहता था वहाँ पर। ऐसा नहीं होता था कभी भी कि एंटरटेनमेंट होता नहीं था रास्ते के अंदर, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती थी और उनको देखने में इसका टाइम लग जाता था। इवन अदरवाइज, फिर भी, देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स, वहाँ पर कॉफ़ी क्लब्स भी थे। इन द बाजार, बाजार के अंदर कॉफ़ी क्लब भी थे, यानी कॉफ़ी पीने की, चाय पीने का वहाँ पर वो भी दुकानें थी। द वे, जिस तरीके से ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, हर वेटर, जो वेटर होता था जो कॉफ़ी क्लब पर काम करता था, कूल्ड द कॉफ़ी, जो कॉफ़ी को ठंडा करता था, यानी उसका एक विशेष प्रकार का तरीका था कॉफ़ी को ठंडा करने का। तो जिस तरीके से वो कॉफ़ी को ठंडा करता था, किस तरीके से करता था, आगे तरीका भी आपको बताया है। लिफ्टिंग ए टम्बलर हाई अप, टम्बलर कहते हैं गिलास को, जो गिलास होता है तो एक टम्बलर को, गिलास को बहुत ऊंचा उठा लेता। एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स, पोर का अर्थ होता है उड़ेलना, कंटेंट्स कहते हैं सामग्री, और इस गिलास के अंदर जो भी सामग्री होती, यानी कॉफ़ी होती थी इसमें, तो वो उस सामग्री को, यानी उस कॉफ़ी को पोर करता था, उड़ेलता था, इनटू ए टम्बलर, एक ऐसे गिलास में, हेल्ड इन हिज अदर हैंड, जो उसने दूसरे हाथ में पकड़ा होता था। तो 2 गिलास होते थे, एक गिलास से ये बहुत ऊंचा उठा करके, और वो जो कॉफ़ी होती थी वो दूसरे गिलास के अंदर उड़ेलता था। तो ये उसका एक विशेष प्रकार का तरीका था। और द वे सम पीपल सेट, और कुछ लोग हैं वो बैठे रहते थे, इन फ्रंट ऑफ द शॉप, इन फ्रंट ऑफ पहले आ चुका है, मीनिंग इसका अर्थ होता है के सामने। तो कुछ लोग जो हैं वो दुकानों के सामने बैठे रहते थे। चॉपिंग अप अनियन, और क्या करते थे, चॉप का अर्थ होता है काटना, और वो प्याज काटते रहते थे। देयर आइज टर्न्ड ईल्स वेयर, और उनकी जो आंखें हैं वो दूसरी तरफ होती थी, यानी आंखें घुमा के रखते थे, वो प्याज के सामने नहीं देखते थे। सो देट, ताकि, दे वुड नॉट स्मार्ट, ताकि उनकी जो आंखें हैं वो स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब होता है टीस मारना, एकदम जलन होना, ताकि उनकी आंखों के अंदर प्याज से जलन ना हो, इसलिए वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके रखते थे और प्याज काटते थे। और द आलमंड ट्री, या फिर जो आलमंड ट्री होता था, अखरोट का पेड़, ग्रोइंग देयर, जो वहाँ पर उगा हुआ था। एंड इट्स फ्रूट, और इसका जो फल था, विच वॉज अकेशनली ब्लोन डाउन, अकेशनली मतलब कभी कभी, ब्लोन डाउन नीचे गिर जाना, हवा से तेज चलने से नीचे गिर जाना, उसको कहते हैं।
तो इसका जो फल होता था ना, अखरोट का जो पेड़ होता था, जिसका फल कभी कभी नीचे गिर जाता था बाय द विंड, हवा के माध्यम से। ऑल दीज साइट्स, साइट्स कहते हैं दृश्य को, ये जो सारे दृश्य हैं टेकन टुगेदर, ये साथ साथ होते थे, वुड टीदर माई लेग्स, टीदर का अर्थ होता है बांधना, खुंटी से बांधना, रस्सी से बांधना, उसको कहते हैं। तो ये जो सारे दृश्य हैं टेकन टुगेदर, जो एक साथ मेरे को दिखाई देते थे, वुड टीदर माई लेग्स, मेरी टांगों को बांध देते थे, एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और मुझे घर जाने से रोक देते थे। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे ये बताया गया कि रास्ते में कौन कौन से खेल होते थे, कौन कौन सी चीज़ें होती थी जिनकी तरफ से ये आकर्षित होती थी, और इसको इतना ज़्यादा घर जाने में टाइम लग जाता था। एंड देन, और फिर क्या होता था, अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अनुसार, यानी जो सीजन होता उसके अनुसार, मौसम के अनुसार, देयर वुड बी मैंगो, क्यूकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्रेम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट। अब देखिए यहाँ पे कुछ बताए हैं आपको, फलों के नाम दिए हैं। देयर वुड बी मैंगो, आम होते थे, क्यूकुम्बर यानी ककड़ी होती थी, शुगर केन गन्ने को बोलते हैं, गन्ना होता था, स्वीट पोटैटो जो होती है अपने शक्करकंदी उसको बोलते हैं, तो वो होती थी, पाम शूट्स यानी जो ताड़ की मूल है वो होती थी, और ग्रेम यानी चने होते थे, पाम सिरप ताड़ का सिरप होता था, एंड पाम फ्रूट और ताड़ का फल होता था, गुआवाज अमरूद होते थे, एंड जैक फ्रूट यानी कटहल भी वहाँ पर बेचते रहते थे लोग, वो भी रास्ते में थे। एवरी डे, हर दिन, आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट, मैं लोगों को मिठाइयाँ बेचते हुए देखती थी, यानी रोजाना। ये कह रही है आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट, मैं लोगों को देखती थी मिठाइयाँ बेचते हुए, एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, सेवरी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट जो होता है ना, उसको बोलते हैं सेवरी फ्राइड स्नैक, और बहुत ही स्वादिष्ट जो तला हुआ नमकीन है वो बेचते थे। पायसम एक प्रकार की खीर होती है, दूध और मतलब चावल के मिक्सर से बनाई जाती है दक्षिण भारत के अंदर बहुत ज़्यादा, और इसको पायसम कहते हैं, उस अपने यहाँ पे खीर बोल देते हैं। तो पायसम, हलवा होता है, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स, बॉइल्ड मतलब उबले हुए, टैमरिंड सीड्स कहते हैं इमली के बीजों को, तो उबले हुए इमली के बीज भी, एंड आइस्ड लोलीज, और जो आइस्ड लोलीज यानी एक प्रकार की आइसक्रीम आप बोल सकते हो, वो भी वहाँ पर रास्ते के अंदर मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें भी रास्ते के अंदर बेचते थे लोग, इनकी भी दुकानें लगी हुई थी, सब कुछ। गेजिंग एट ऑल दिस, इन सबको घूरते हुए, गेज का अर्थ होता है घूरना या ध्यान से देखना, तो इन सब चीज़ों को घूरते घूरते वन डे, एक दिन, आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपनी गली में आई, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मेरा जो बैग था, स्लंग मतलब लटका हुआ था, ओवर माई शोल्डर मेरे कंधे पर लटका हुआ था, एट द ऑपोजिट कॉर्नर, और जो ऑपोजिट कॉर्नर था, दूसरा सामने वाला जो कॉर्नर था, तो हालांकि ए थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, थ्रेसिंग फ्लोर कहते हैं वो जगह जहाँ पर अनाज को भुस्से से अलग किया जाता है, तो वहाँ पर एक थ्रेसिंग फ्लोर बनाया गया था, सेटअप किया गया था, तो जहाँ पर अनाज निकालने का काम होने वाला था, तो थ्रेसिंग फ्लोर बना हुआ था सामने की साइड में। एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स, और जो लैंडलॉर्ड था यानी जो जमींदार था, वॉच द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स कहते हैं प्रक्रियाओं को, तो जमींदार था जिसका वो खेत था, और मजदूर है वो थ्रेसिंग फ्लोर पर वो अनाज को भूसे से अलग कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो जमींदार है वो थ्रेसिंग फ्लोर में भूसा निकाला जा रहा था, उसको उसकी जो प्रोसीडिंग्स है, प्रक्रियाएं हैं, उनको देख रहा था। सीटेड ऑन ए पीस ऑफ सेकिंग, और वो किस पर बैठा हुआ था, ए पीस ऑफ सेकिंग यानी चटाई का एक टुकड़ा, सेक कहते हैं बोरी को, एक बोरी का एक टुकड़ा था, स्प्रेड ओवर ए स्टोन लेज, और कहाँ पर फैलाया हुआ था, स्प्रेड ओवर ए स्टोन लेज यानी पत्थर की लेज थी, एक पत्थर की सिला थी, यानी बैठने का टाइप होता है, एक प्रकार की पट्टी बोल सकते हो आप पत्थर की, तो उसके ऊपर एक बोरी बिछाई हुई थी, और उसके ऊपर वो बैठा बैठा सारी प्रक्रियाएं जो चल रही थी, वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, वो निगरानी रख रहा था, उनको देख रहा था। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, हमारी जाति के जो लोग थे यानी हमारी कास्ट के लोग जो थे, हार्ड एट वर्क बहुत ही कठिन परिश्रमी थे। ड्राइविंग केटल इन पेयर्स, वो क्या कर रहे थे, ड्राइविंग केटल मवेशियों को हाँक रहे थे, इन पेयर्स जोड़ों में, यानी दो दो के जोड़ों में वो मवेशियों को हाँक रहे थे, राउंड एंड राउंड गोल गोल चला रहे थे, यानी अनाज को मतलब एक बार बोल सकते हो क्रश कर रहे थे मवेशियों के माध्यम से। टू ट्रेड आउट द ग्रेन, आगे दिया देखिए, ट्रेड आउट का अर्थ होता है कुचलना, द ग्रेन, ग्रेन कहते हैं अनाज को, तो वो अनाज को कुचल रहे थे मवेशियों के माध्यम से, और दो दो के मवेशी के जोड़े बना के वो चला रहे थे। और आगे आपको दिया है देखिए, फ्रॉम द
स्ट्रॉ कहते हैं भूसे को, यानी भूसे से अनाज को अलग करने के लिए वो मवेशियों को उनके ऊपर चला रहे थे। द एनिमल्स वर मजल्ड, और जो जानवर थे, मजल्ड का मतलब होता है छींका लगाना, उनके मुंह बंधे हुए थे, छींका लगा हुआ था मुंह पर। और छींका क्यों लगाया था? सो दैट, ताकि दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ, ताकि वे जो स्ट्रॉ है, जो घास है, उसको खा ना सके, इसलिए उनके मुंह को बांध दिया गया था, छींका लगा दिया गया था। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर, मैं वहाँ पर फॉर ए वाइल करता तो थोड़े समय के लिए। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर, मैं वहाँ थोड़ी सी रुकी। वॉचिंग द फन, और ये जो मजाक चल रहा था, राइटर की नज़रों के अंदर कह रही है कि ये बहुत ही मजाक सा था, फन था मेरे लिए, तो मैं इसको देखने लग गई वहाँ पर रुक कर। जस्ट देन, तभी क्या हुआ, एन एल्डर ऑफ अवर स्ट्रीट, हमारी गली में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति, एल्डर, केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, बाजार की दिशा से आया, यानी जिस दिशा में बाजार था उस दिशा से वो आया। हमारी गली में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो बाजार से आया, यानी बाजार की दिशा से वो आया। द मैनर, तरीका, ढंग, इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग, जिस तरीके से वो चल रहा था, ये जो तरीका था ना उसका, जिस तरीके से वो चल रहा था, मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। डबल अप का अर्थ होता है दोहरी हो जाना, यानी हंस हंस के लोट पोट हो जाना, उसको बोलते हैं। पेट पकड़ के जोर जोर से हंसना, उसको कहते हैं डबल अप। तो ये कह रही है द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग, जिस तरीके से वो चल रहा था, अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, उससे मैं हंस हंस के दोहरी हो गई थी, डबल अप हो गई थी। आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर, मैं हंसी से चीखना चाहती थी। श्रीक का अर्थ है चीखना, श्रीक विद लाफ्टर, मैं जोर जोर से हंसना चाहती थी। एट द साइट, उस दृश्य पर, ऑफ सच ए बिग मैन, की इतना बड़ा आदमी, कैरिंग ए स्मॉल पैकेट, और एक छोटा सा पैकेट ले रखा है, इन दैट फैशन, उस तरीके से, कितने बड़े आदमी ने एक छोटा सा पैकेट जो है वो किस तरीके से पकड़ा हुआ था, इस बात पे मुझे हंसी आ रही थी। आप चित्र के अंदर देख सकते हो स्टूडेंट, ये देखिए, ये जो पैकेट इसने पकड़ा हुआ है यहाँ पे, इसी की ये बात कर रही है कि ये कितने बड़े आदमी ने एक छोटा सा पैकेट जिस तरीके से पकड़ रखा था, उस पर मुझे हंसी आ रही थी। आई गेस्ड, मैंने अनुमान लगाया, देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ाई और ग्रीन बनाना भज्जी, तो इसने अनुमान लगाया देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ई, कि इसमें वड़ई होगी, ग्रीन बनाना भज्जी, या हरे बनाना की, केले की भज्जी होगी इन द पैकेट, इस पैकेट में। बिकॉज द रैपिंग पेपर, क्योंकि, अब ये अनुमान क्यों लगाया कि इसमें वड़ई है या ग्रीन बनाना भज्जी है? द रैपिंग पेपर, क्योंकि जो लिपटा हुआ जो कागज़ था ना, जिस कागज़ के अंदर वो लपेटी हुई थी सामग्री, वो स्टैंड विद ऑयल, उसके स्टैंड विद ऑयल का अर्थ होता है तेल के धब्बे, उसके बाहर तेल के धब्बे दिखाई दे रहे थे, इसलिए इसने गैस किया, अनुमान लगाया कि इसमें वड़ई है या ग्रीन बनाना भज्जी है। ही केम अलोंग, वो आया, होल्डिंग आउट द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग, और उसने पैकेट को कैसे पकड़ रखा था? बाई इट्स स्ट्रिंग, धागे से, स्ट्रिंग कहते हैं धागे को, तो पैकेट का धागा है वो पकड़ा हुआ था, विदाउट टचिंग इट, और उस पैकेट को छू नहीं रहा था, यानी टच नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रहा था उस पैकेट को, केवल ऊपर जो धागा था, स्ट्रिंग, वो पकड़ा हुआ था उस आदमी ने। आई स्टूड देयर, मैं वहाँ खड़ी रही थी, थिंकिंग टू माई सेल्फ, और मन ही मन में सोच रही थी, इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, यदि ये आदमी इसको इस तरीके से पकड़ के रखता है, वॉन्ट द पैकेज कम अंडन, तो क्या ये पैकेज खुल नहीं जाएगा? अंडन का अर्थ होता है खुलना। एंड द वड़ाइज फॉल आउट, और इसके अंदर जो वड़ई है क्या वो नीचे नहीं गिर जाएगी? तो ये कह रही है मैं सोच रही थी कि ऐसे क्यों पकड़ के रखा हुआ ऊपर से, तो इस तरीके से ये खुल जाएगा और इसमें जो वड़ई है वो नीचे गिर जाएगी। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, तो ये जो एल्डर था जिसने वड़ई पकड़ी हुई थी अपने हाथ के अंदर एक अलग फैशन में, ये सीधा लैंडलॉर्ड के पास गया, जमींदार के पास गया, बोर्ड लो, नीचे झुका, यानी झुक करके सलाम किया, एंड एक्सटेंडेड द पैकेट, और वो जो पैकेट था वो एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, टूवर्ड्स हिम, उसकी ओर, यानी उसको दे दिया जमींदार को। कपिंग द हैंड, और हाथ से कप बनाते हुए, देट हेल्ड द स्ट्रिंग, जिस हाथ से उसने धागा पकड़ा हुआ था, विद हिज अदर हैंड, उसके साथ दूसरा हाथ जोड़ते हुए, यानी हाथ जोड़ते हुए उसने झुक करके सलाम करते हुए बहुत ही विनम्रता से जमींदार को वो पैकेट पकड़ाया था। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल, अब लैंडलॉर्ड ने क्या किया, उस पार्सल को खोला, एंड बिगेन टू ईट द वड़ई, और वड़ई को खाना शुरू कर दिया, यानी वड़ई लेकर के आया था लैंडलॉर्ड ने, पार्सल खोल के उसमें से खाना शुरू कर दिया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, जब मैंने ये सब कुछ देख लिया था, एट लास्ट आई वेंट होम, तो मैं सीधी घर गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई घर पर था।
आई टोल्ड हिम द स्टोरी, मैंने उसे भी ये कहानी बताई, इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, इसकी जितनी भी कॉमिक डिटेल थी, जो मजाकिया बातें थी, सारी मैंने बताई कि उसने किस तरीके से उसको पकड़ रखा था पैकेट को, किस तरीके से वो ले जा रहा था उसको। तो कह रही है कि मैंने सब अपने भाई को बता दिया जाकर। आई फेल अबाउट विद लॉफ्टर, मैं हंस हंस करके नीचे गिर गई, यानी हंस हंस के लोट पोट हो गई, एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन, एक बड़े आदमी को याद करके, एंड एन एल्डर एट देट, और एक बुजुर्ग आदमी को, मेकिंग सच ए गेम, इस प्रकार का खेल करते हुए, आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, जो कि पार्सल को इस तरीके से लेके जा रहा था, यानी इस तरीके से पार्सल को ले जाने का खेल करके एक बुजुर्ग आदमी को देख करके मैं हंस हंस के लोटपोट हो गई थी, दोहरी हो गई थी। बट अन्नन वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन अन्नन कहते हैं बड़े भाई को, जो दक्षिण भारत के अंदर बोला जाता है। बट अन्नन वॉज नॉट अम्यूज, लेकिन जो अन्नन था वो खुश नहीं हुआ, अम्यूज नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी उसको हंसी नहीं आई। अन्नन टोल्ड मी, अन्नन ने मुझे बताया, द मैन वॉजंट बीइंग फनी, कि वो आदमी मजाकिया नहीं था। व्हेन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट, जब वो उस तरीके से उस पैकेट को पकड़ के ले जा रहा था, ये मजाक की बात नहीं थी। He said, उसने कहा, एवरीबडी बिलीव्ड दैट, कि हर कोई ये बात विश्वास करता है। तो राइटर के भाई ने बताया राइटर को, एवरीबडी बिलीव्ड दैट, कि हर कोई ये विश्वास करता है कि दे वर अपर कास्ट, कि वे ऊंची जाति के हैं, एंड देयरफॉर, और इसीलिए, मस्ट नॉट टच अस, वे हमें नहीं छूते, ऊंची जाति के समझते हैं अपने आप को, इसलिए हमें नहीं छूते हैं। इफ़ दे डिड, यदि वे हमें छुएंगे, दे वुड बी पोल्यूटेड, तो वे पोल्यूटेड हो जाएंगे, यानी दूषित हो जाएंगे वे। दैट्स वाई, यही कारण है कि ही हैड टू कैरी द पैकेज, उस बुजुर्ग आदमी को वो पैकेज ले जाना पड़ा था, बाय इट्स स्ट्रिंग, इसका धागा पकड़कर। तो इसने जो सही बात थी ना, अन्नन ने वो अपनी बहन को बताया कि मजाक की बात नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन हम नीची जाति के हैं, और वो अपने आप को ऊंची जाति के समझते हैं, और ये समझते हैं कि यदि हमने उनकी चीज़ के हाथ लगाया तो वो पोल्यूटेड हो जाएंगे, इसीलिए वो जो बुजुर्ग हैं हमारी जाति के, वो उसको इस तरह से धागे से पकड़ के ले जा रहे थे। तो ये हंसी की बात नहीं है। तो राइटर कह रही है, व्हेन आई हर्ड दिस, जब मैंने ये बात सुनी, आई डिडेंट वॉन्ट टू लॉफ एनी मोर, तो मैं अब और ज़्यादा हंसना नहीं चाहती थी, यानी मेरी हंसी गायब हो गई थी। एंड आई फेल टेरेबली सैड, और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी, टेरेबली सैड, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। हाउ कुड दे बिलीव दैट, वे लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं। इट वॉज डिस्गस्टिंग, कि ये अपमानपूर्ण है। इफ़ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज, यदि हम में से उस पैकेज को कोई पकड़ ले, इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में, तो ये अपमानपूर्ण कैसे है, डिस्गस्टिंग कैसे है, ये समझ से बाहर है। इवन थ्रू द वड़ई हैड बीन रैप्ड, हालांकि जो वड़ई थी उसके अंदर हैड बीन रैप्ड, उसको लपेटा गया था। फर्स्ट इन ए बनाना लीफ, पहले तो एक केले के पत्ते में, एंड देन पार्सल्ड इन पेपर, और फिर उसको पेपर के अंदर पार्सल किया गया था, पेपर में लपेटा गया था। तो पहले तो वड़ई को एक बनाना का जो लीफ थी उसके अंदर लपेटा गया था, फिर पार्सल के अंदर उसको लपेटा गया। तो हाथ तो लगना ही नहीं थे ना उसके, वड़ई के तो हाथ लग ही नहीं रहता। फिर भी ये कह रही है कि वो लोग इस तरह से कैसे सोच सकते हैं कि मतलब धागे से पकड़ के लाओ, वड़ई को तो वैसे ही हाथ नहीं लगने वाला था। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, प्रोवोक का अर्थ होता है उत्तेजित हो जाना, एकदम से मतलब जोश से भर जाना। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, मैं इतनी ज़्यादा उत्तेजित हो गई, एंड एंग्री, और इतनी ज़्यादा नाराज़ हुई, दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज रेस्ट वड़ईज, कि मैं वो जो रेस्ट मतलब अभागी, जो अभागी वड़ई थी ना, उसको मैं टच करना चाहती थी। माई सेल्फ स्ट्रेट अवे, खुद स्ट्रेट अवे मतलब सीधा जाकर, मैं अभी जाकर के उस वड़ई को टच करना चाहती थी, इतना गुस्सा मुझे आया था। वाई शुड वी हैव टू फैच, फैच का अर्थ होता है जाकर लाना। वाई शुड वी हैव टू फैच, हमें जाकर क्यों लाना चाहिए, एंड कैरी फॉर, और क्यों ले जाना चाहिए, फॉर दीज पीपल, इन लोगों के लिए हमें क्यों जाकर के सामान लाना चाहिए। आई वंडर्ड, मैंने आश्चर्य से सोचा। सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स, हमारी जाति का एक इतना महत्वपूर्ण बुजुर्ग व्यक्ति, गोज मीकली टू द शॉप्स, मीकली का अर्थ होता है स्टूडेंट्स मतलब दब्बूपन से, यानी चुपचाप, ज़्यादा प्रतिरोध ना करना उसको बोलते हैं। तो हमारी जाति का इतना महत्वपूर्ण एक बुजुर्ग व्यक्ति गोज मीकली टू द शॉप्स, बहुत ही चुपचाप तरीके से दुकान पर जाता है, टू फेच स्नैक्स, और नमकीन लेकर के आता है, एंड हैंड्स देम ओवर रिवरेंटली, रिवरेंटली का अर्थ होता है सम्मान पूर्वक, इज्जत के साथ, और वो इज्जत के साथ सौंप देता है, बोइंग नीचे झुक करके,
एंड श्रिंकिंग और सिकुड़ते हुए टू दिस फेलो, इस आदमी को यानी उस जमींदार को, हु जस्ट सिट्स देयर, जो केवल वहाँ बैठा रहता है, एंड स्टफ्स देम, और उस सामग्री को ठूंस लेता है, स्टफ का अर्थ है ठूंस लेना, इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में, तो उस आदमी को सौंप देता है और वो उस सामग्री को क्या करता है, अपने मुंह में ठूंस लेता है। द थॉट ऑफ इट, इसका विचार भी इन्फ्यूरिएटेड में, इन्फ्यूरिएट का अर्थ होता है क्रोधित कर देना, आग बबूला कर देना, तो ये विचार करके भी मेरे अंदर गुस्सा आ रहा था, मैं आग बबूला हो रही थी। हाउ वॉज इट दैट, ये कैसे था कि दीज फेलोज थॉट, कि ये लोग सोचते थे, सो मच ऑफ देमसेल्व्स, अपने बारे में इतना ज़्यादा, कि ये लोग अपने आप को इतना ज़्यादा ऊंचा समझते थे, ऐसा क्यों था? बिकॉज, क्योंकि दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर, स्क्रैप्ड का अर्थ होता है अर्जित कर लेना, 4 कॉइन्स टुगेदर, कुछ सिक्के, शायद उन्होंने कुछ सिक्के अर्जित कर लिए, यानी उनके पास धन दौलत ज़्यादा है, वो अमीर हैं, क्या इसलिए वो अपने आप को ज़्यादा ऊपर समझते थे, ऊंची जाति का समझते थे? डिड देट मीन, क्या इसका मतलब ये था कि दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, कि वे अपनी सारी मानवीय भावनाएं हैं, ह्यूमन फीलिंग्स है, उनको खो दे, कि ज़्यादा पैसे आ गए, ज़्यादा अमीर बन गए, तो क्या उनको ह्यूमन फीलिंग्स है उनको खो देना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? बट वी टू आर ह्यूमन बीइंग, लेकिन हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। आवर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी इरांट्स, हमारे लोगों को शुड नेवर रन, नहीं करने चाहिए, दीज पेटी इरांट्स, पेटी इरांट्स कहते हैं छोटे मोटे काम, ये छोटे मोटे काम फॉर दीज फेलोज, इन लोगों के लिए, हमारे जाति के लोगों को, इन लोगों के लिए छोटे मोटे काम है पेटी इरांट्स, ये नहीं करने चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हमें उनके खेतों में काम करना चाहिए, टेक होम आवर वेजेस, और हमारी मजदूरी हमें अपने घर ले जानी चाहिए, एंड लीव इट एट दैट, और बस इतना ही करना चाहिए, इसके अलावा हमें उनके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए एक्स्ट्रा। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, हु वॉज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी, जो कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था, हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज, वो छुट्टियों के अंदर घर आया। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, वो प्राय लाइब्रेरी जाया करता था, इन आवर नेबरिंग विलेज, और ये लाइब्रेरी हमारे पड़ोस के गांव में ही थी, तो पड़ोस के गांव के अंदर लाइब्रेरी थी, उसके अंदर इसका बड़ा भाई है वो जाता था। इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, तो स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू का अर्थ होता है के लिए, बोरो बुक्स किताबें उधार लेने के लिए, यानी बुक्स लाता था लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वो लाइब्रेरी से घर आ रहा था, वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक, वॉकिंग अलोंग, और वो चल रहा था, बैंक्स कहते हैं स्टूडेंट्स किनारे को, इरीगेशन टैंक कहते हैं सिंचाई का तालाब, और रास्ते में जो सिंचाई करने का तालाब था उसके किनारे किनारे वो चल रहा था। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन, तो जमींदार के आदमियों में से एक आदमी, केम अप बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे आया। ही थॉट, उसने सोचा माई एनन लुक्ड अनफेमिलियर, कि मेरा जो एनन है, मेरा बड़ा भाई जो है, लुक्ड अनफेमिलियर, अनफेमिलियर मतलब अपरिचित, तो वो जमींदार का आदमी पीछे पीछे आया और उसने ये सोचा कि अनन जो है उसको कभी देखा नहीं है गांव में, और वो अनफेमिलियर है, अपरिचित है, एंड सो ही आस्क्ड, और इसलिए उस आदमी ने पूछा, हु आर यू अप्पा, अप्पा तुम कौन हो, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अन्नन टोल्ड हिम हिज नेम, अन्नन ने उसे अपना नाम बता दिया। इमीडिएटली, तुरंत ही, द अदर मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा, थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, तुम कौन सी गली के अंदर रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस, इसका जो पॉइंट था ना, ये बात पूछने का जो पॉइंट था, वॉज देट, वो ये था कि इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड, यदि वो ये जान जाता कि हम कौन सी गली में रहते थे, ही वुड नो आवर कास्ट टू, तो वो हमारी जाति भी जान जाता। यानी इतना ज़्यादा मतलब लोगों के अंदर जातिवाद था, जो अपने आप को अमीर समझते थे, कि मेरे भाई से उन्होंने पूछा नाम, जब नाम बता दिया तो उसने कहा कौन सी गली में रहते हो। अब कौन सी गली में पूछने का मतलब ये था कि वो जाति जानना चाहता था कि मेरा भाई कौन सी जाति का था। अन्नन टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अन्नन ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। एंड ही एडेड, और उसने आगे कहा, बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी,
क्योंकि हम इस कम्युनिटी के अंदर, इस समाज के अंदर पैदा हुए हैं, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर, हमें कोई भी सम्मान नहीं दिया जाता, और डिग्निटी कोई प्रतिष्ठा नहीं दी जाती, और रिस्पेक्ट कोई इज्जत हमें नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि हम इस कम्युनिटी के अंदर हमने जन्म लिया है, इसलिए हमें ना तो कोई ऑनर दिया जाता है, सम्मान, डिग्निटी, प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, इज्जत, कोई हमारी इज्जत नहीं करता है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट। स्ट्रिप्ड ऑफ का अर्थ होता है स्टूडेंट्स वंचित होना, हम इन सभी चीज़ों से वंचित हैं। बट लेकिन इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, यदि हम पढ़ाई करें, स्टडी करें एंड मेक प्रोग्रेस, और हम प्रोग्रेस करें, उन्नति करें, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़। थ्रो अवे का अर्थ होता है दूर फेंक देना, अलग कर देना। दीज इनडिग्निटीज़, इनडिग्निटीज़ कहते हैं अपमान को, तो हम इन अपमानों को दूर फेंक सकते हैं, इन अपमानों से बच सकते हैं। कैसे? यदि हम स्टडी करें और प्रोग्रेस करें, उन्नति करें तो। सो स्टडी विद केयर, इसलिए सावधानी से स्टडी करो। लर्न ऑल यू कैन, वो सब कुछ सीख लो जो तुम सीख सकती हो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड, यदि तुम हमेशा आगे रहो इन योर लेसन्स, अपने लेसन्स में, अपने पाठ में यदि तुम आगे रहो पढ़ाई में, पीपल विल कम टू यू, तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, ऑफ देयर ओन, अपने आप, ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, अपने आप लोग तुम्हारे पास आएंगे, एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, और अपने आप को तुम्हारे साथ वे खुद आकर के अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, यानी तुम्हारे दोस्त बनेंगे। यदि तुम अपने लेसन्स में हमेशा आगे रहो तो लोग खुद आएंगे, तुम्हारे दोस्त बनेंगे आकर के। वर्क हार्ड एंड लर्न, कठिन परिश्रम करो और सीखो। द वर्ड्स दैट अनन स्पोक टू मी, ये जो शब्द अनन ने मुझसे बोले थे, दैट डे, उस दिन, मेड ए वेरी डीप इम्प्रेशन, इनका एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा ऑन मी, मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने कठिन परिश्रम किया। विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, अपनी पूरी जी जान मैंने लगा दी। ब्रेथ एंड बीइंग, पूरी जी जान लगा करके मैंने कठिन परिश्रम किया। इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट, फ्रेंजी कहते हैं उन्मादी को, यानी पागलपन वाले तरीके से। तो ये कह रही है कि मैंने पागलपन वाले तरीके से बहुत मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, बहुत पढ़ी मैं। एज अनन हैड आस्क्ड, जैसा कि अनन ने निवेदन किया था, अर्ज किया था, मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, तो मैं खूब पढ़ी। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, और मैं अपनी क्लास के अंदर प्रथम आई थी, फर्स्ट आई थी। एंड बिकॉज ऑफ देट, और उसी वजह से, मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बन गए। तो स्टूडेंट्स, ये है लेसन जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग। सेकेंड पार्ट था ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का, जो कि लिखा है बामा ने। इसके अंदर हमने पढ़ा कि बामा के साथ परिवार जो था, इनकी जाति थी, उनके साथ किस तरीके से जो पूर्वाग्रह किया जाता था, प्रेजुडाइज किया जाता था, इनकी जाति को लेकर के लोग इनकी जाति पूछते थे कौन सी जाति की है, और इनको अपनी वस्तुओं के हाथ भी नहीं लगाने देते थे। समझते थे कि यदि ये हमारी चीज़ों को हाथ लगाएंगे तो हम पोल्यूटेड हो जाएंगे, हम प्रदूषित हो जाएंगे। और अनन, जो कि बामा का बड़ा भाई था, उसने इसको सलाह दी थी कि तुम पढ़ाई करो, एकमात्र तरीका यही है इससे बाहर निकलने का। तुम पढ़ो, प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो, और एक दिन जब तुम पढ़ाई के अंदर आगे आ जाओगी तो लोग अपने आप तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। तो ऐसा हुआ भी। तो बुराई को दूर करने का जो सॉल्यूशन दिया गया था अनन के द्वारा, वो था स्टडी हार्ड, कठिन परिश्रम करने का। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।